शिराजी साहब, क्या ये महज इत्तफाक है या फिर आप इस टाइमिंग को एक मुनज़्ज़म साजिश समझते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पे सिफारतकारी के किरदार अदा कर रहा हो, जामिन बना हो, सालिस बना हो, आई बॉल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर टिकी हो और उसी वक्त में पाकिस्तान के अंदर यूं दहशतगर्दी को हवा दी जा रही हो? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। अगर हम बड़ा माइन्यूटली और रियलिस्टिकली देखें तो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली जो पीस डील है वो शायद हम इस बलूचिस्तान के इंसिडेंट से इसको अलग नहीं देख सकते। और वो कौन से लोग हैं, कौन से अनासर हैं जो कि नहीं चाहते कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सारसी कामयाब हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली आप देखें मिडल ईस्ट के अंदर जो कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि आपके यहाँ गवादर पोर्ट तरक्की करे, आपका BRI प्रोजेक्ट तरक्की करे, CPEC का मंसूबा अफगानिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और इवन जो है वो आपके रशिया तक जाए और एक लिहाज से ये पूरी एक कनेक्टेड लाइन होगी जो कि मज़ार शरीफ से लेके लंडी कोतल से आपका पेशावर और फिर कराची और आप इस साइड से जाते जाएं तो ईरान और इवन आपकी जो RCD शाहराह है इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक जायंट मंसूबा है जिसको सबोटाज करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ सिंपली आप इसको मिलिटेंसी नहीं कह सकते। दूसरा इसमें बड़ा अहम फैक्टर आपका हिंदुस्तान का है जो कि मेरे ख्याल से 9 मई की शिकस्त के बाद कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन एक वेस्टर्न बॉर्डर से वो अफगान तालिबान रजीम के थ्रू एक प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है और ये प्रॉक्सी जंग हिंदुस्तान की भी अकेली नहीं है। दूसरा आप इसमें तीसरा बड़ा अहम फरीक आप देखें वो है आपका इजराइल। और हम किसी सूरत भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इस तमाम तर वेस्टर्न बॉर्डर जो एक लिहाज से एनार्की है या पेनिट्रेशन है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर UAE गवर्नमेंट भले कहे कि वो इन तमाम मामलात में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन आपने देखा जिस तरीके से UAE के हुक्मरानों ने ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान एक लिहाज से फॉरवर्ड बेसिस के तौर पे काम किया ज़ायनिस्ट लॉबी के लिए। तो यही फॉरवर्ड बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को फाइनेंस करने में। और आपने देखा जितने भी लिंक्स हमारे मिलते रहे हैं वो ओवरऑल जाते रहे थ्रू मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, कराची एंड देन टू कोयटा। और कोयटा के अंदर देखें वो नेटवर्क बस्ट हुआ, कराची में हुआ। फिर जब इससे पहले इसराइल का हमला हुआ ईरान के अंदर तो कितने जो स्पाइस पकड़े गए उनमें ज्यादातर अफगान, इंडियंस और इजरायली नेक्सस में काम करने वाले लोग थे जो कि ओवरऑल इस तमाम रीजन के ऊपर फोकस है। तो मैं ये कहूँगा कि एक सोचा समझा मंसूबा है जिस तरीके से सिविलियंस टारगेट हिट किए जाते हैं। इससे पहले आपने देखा जो पंजाबी सेटलर्स थे या जो गैर बलोच यहाँ पे आके काम करते रहे हैं या बलूचिस्तान की डेवलपमैंट में काम करते रहे वो टारगेट रहे हैं। चाइनीज इंटरेस्ट को बार बार हिट किया जा रहा है। अच्छा शिराजी साहब, जिस तरह आप मुख्तलिफ मकामात की बात कर रहे हैं और इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, उसी में अगर देखा जाए तो इनके रवैये बड़े मुतशद्दिद हैं। हमने ये भी देखा है कि अब खवातीन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें सुसाइडर बॉम्बर बनाया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, पढ़े लिखे अफराद को शामिल किया जा रहा है। तो ये जो एक चेंज इनके अंदर आया है इसके पीछे की वजह क्या समझते हैं? देखिए सुसाइड बॉम्बिंग जो कंसेप्ट इस रीजन के अंदर आया था वो आप देखते हैं जिस वक्त अलकायदा, दाइश और इनका एक कॉन्सेप्ट था जो कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान या पाकिस्तान का जो बॉर्डरिंग इलाका उसके अंदर लेके आया। मैं नहीं समझता कि कोई रिलीजियस मोटिवेशन या नेशनल मोटिवेशन का एक फैक्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें कोएर्जन है, इसमें ड्रग एडिक्शन है, इसमें ख़ानदान और बहन भाइयों और माँ बाप को यरगमाल बना के एक लिहाज से उनको जो है कोर्स करना है। मैंने कई खुद सुसाइड बॉम्बर्स का इंटरव्यू किया यहाँ बाजोड़ में, मोहम्मद एजेंसी में, और ऑन रिकॉर्ड कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको इसलिए कोर्स किया जाता था कि उनके पेरेंट्स से बाकायदा मांगा जाता था कि आप 1 या 2 बच्चे हमारे वाले करेंगे। फिर या उन बच्चों को ड्रग करके इस चीज के अंदर लाया जाता था। तीसरा ऑप्शन ये होता था कि उनके पेरेंट्स को कत्ल करने की धमकियां, उनको मारने की धमकियां, तो बच्चों को मोटिवेट करके। और आप देखिए ज्यादातर माइनर और वो लोग जो कि आसानी से जिनको जो है ट्विस्ट किया जा सकता है, जिनकी ब्रेन वॉशिंग हो सकती है, ये पूरा आप देखिए एक मैकेनिज्म है। और ये ब्रेन वॉशिंग का मैकेनिज्म मेरे ख्याल में पहाड़ों में बैठे हुए आम लोग नहीं कर सकते, उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म है। दूसरा आप देखिए इस वक्त जो फैक्टर है, इशू है क्या बलूचिस्तान के अंदर इतने ज्यादा मजालिम हैं जैसे कि गजा में है या फलस्तीन में लोगों के खिलाफ किए जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं।
करोड़ों लोग रह रहे हैं, सिर्फ 10 या 15,000 लोग ऐसे होंगे जिनको शायद प्रॉब्लम है, जिन्होंने हथियार उठाया हुआ है, जो अलाकार बने हुए हैं। और उनका एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या? आप बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए ट्रेन उड़ाएंगे, आप बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बैंक लूटेंगे, आप बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए स्कूल टारगेट करेंगे, सिविलियंस को मारेंगे। देखिए, जंग का भी एक उसूल है, अगर आपने लड़ना है तो बेशक अगर आप समझते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी ठीक है, तो आप हथियार उठाने वालों के खिलाफ लड़ें। कल अगर हम ये कहें कि सिक्योरिटी फोर्सेस लाइन में खड़े होकर सिविलियंस को मारना शुरू करें तो क्या मैसेज होगा? लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर देखें, आपके यहाँ एक नेशनल एक्शन प्लान था, बड़ा क्लियर वाज़ेह था कि जो लोग पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हथियार उठाएंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, हेट स्पीच फैलाएंगे, सिविलियंस को टारगेट करेंगे, वो किसी भी लिहाज से रियासती इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे और बगावत करेंगे, तो आपने उनको डील करना है। अब दो फैक्टर्स हैं, आपके यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो इन सो कॉल्ड जो हम जिनको तो हम टेररिस्ट से मानते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको टेररिस्ट मानती है, बीएलए को मानती है, बीआरए को मानती है, बीएलएफ को मानती है, टीटीपी को टेररिस्ट जो है करार दिया गया है, अलकायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन तमाम लोगों को शेल्टर देने वाले लोग कौन है? वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान रिजीम है। अफगान तालिबान रिजीम को कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको इंडियन प्रॉक्सीज कर रहे हैं, उसको मिडिल ईस्टर्न प्रॉक्सीज कर रहे हैं, उसको मुसाद और रा जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए, ईरान के खिलाफ जो जंग है उसमें 3 मुल्क ऐसे थे जो सपोर्ट करते रहे हैं ईरान के खिलाफ हमलों में, और इनमें अफगानिस्तान शामिल रहा है, हिंदुस्तान शामिल रहा है और इसराइल खुद। तो ये एक नेक्सस है। दूसरा, आप देखें, बलूचिस्तान के खिलाफ सिर्फ आप मिलिटरीली और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिहाज से पेनिट्रेशन नहीं है, एक बहुत बड़ा हाइब्रिड वॉरफेयर है मीडिया प्रोपेगेंडा के नाम पे, जो कि इन लोगों को ग्लोरीफाई करता है कि ये फ्रीडम फाइटर्स है। आप देखिए, अच्छा, फ्रीडम फाइटर को कौन सा फ्रीडम फाइटर है शिराजी साहब जिसको ग्लोरीफाई किया जा सकता है, जो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को उठा के ले जाएं, अगवा कर लें और उसके ऊपर दंदनाते फिरें? देखिए, मैं तो फॉरेन मीडिया की बात कर रहा हूं, और उस सो कॉल्ड जो आपका सोशल मीडिया ब्रिगेड्स हैं जो कि बैठे हुए हैं यूएई के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, जो बैठे हुए हैं इस वक्त बलोच नेशनलिस्ट लीडर की शक्ल में, खुद वहाँ उनकी डाइनिंग वाइनिंग चल रही होती है। यहाँ वो गरीब अवाम को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आप पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़ें। और बलोच एरिया कितना है? 2-3 शहर हैं, बाकी तो आपके यहाँ हज़ारा रहते हैं, पश्तून रहते हैं, दूसरी इथनिसिटीज के लोग रहते हैं। तो क्या मेरे ख्याल में आप पूरा बलूचिस्तान उसको आग लगाएंगे? दूसरा, गवादर पाकिस्तान का वो खिता है जो पाकिस्तान ने बाकायदा पैसे दे के खरीदा है, जिसको इट वाज नेवर पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो आप मतलब पाकिस्तान की खरीदी हुई जमीन के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा करते हैं? दूसरा देखिए, जो मैं आम बात कर रहा था यासिर, वो ये थी कि अब अगर वाशिंगटन डीसी के अंदर मेमोरी एक प्रोजेक्ट है मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, और वो कॉन्स्टेंटली आपके बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द है उनको प्रोपेगेट कर रहा है, बलोची ज़बान में, बरावी ज़बान में। इसके अलावा आप वहाँ पे देखें पश्तो, उर्दू और इवन अंग्रेज़ी ज़बान में बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा एक बाकायदा पाकिस्तानी या उन लोगों को रखा गया है जो कि इसी माइंडसेट के हैं, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अगर मोसाद और रा उनको फंड कर रहा है, बाकायदा ज़ियोनिस्ट लॉबी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को फ्रीडम फाइट के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है, जो मीडिया के अंदर उसको पंप कर रहा है। तो हमें पाकिस्तान को देखिए मल्टीपल। अच्छा शिराजी साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान की इक्तसादी सरमायाकारी और पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम और बैरूनी एतमाद के साथ जुड़ी हुई है। आप इसको किस हद तक सही मानते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वाज़ेह है, जब तक बलूचिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, आपका गवादर, आपका सी पैक, आपका जो BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पास मतलब एक लिहाज से बड़ी फ्रेजाइल रहेगी। फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? उसका रीजन ये है कि वहां आपके पास लोग मौजूद हैं, 20 से 25 हज़ार के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं, हर किस्म के। वहां आपका 7.2 से 10 बिलियन डॉलर तक का असला मौजूद है। मैं तो उसी तरफ आ रहा था कि एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड आपके वेस्टर्न बॉर्डर को जो है न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, दूसरा आपके खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, आप देखें आज जो रिचर्ड लिंडसे हैं यूनाइटेड किंगडम के, बरतानिया के जो स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान, उनकी स्टेटमेंट आपने देखी बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए, बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों की आमाजगाह है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, आप इसको काउंटर करें। 2 दिन पहले आपने देखा चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट
व्लादिमीर पुतिन का एक जॉइंट स्टेटमेंट उनकी मुलाकात के बाद जारी हुआ, जिसमें अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की जड़ करार दिया गया है और दुनिया से कहा गया है कि हमें अफगानिस्तान के अंदर अमन लाना होगा, दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करना होगा। देखिए पाकिस्तान क्या कर सकता है, आप ज़रबुल हक ऑपरेशन आपने लॉन्च किया बलूचिस्तान के अंदर, बाकी बलूचिस्तान साइड से हो या खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से आपने अफगानिस्तान के अंदर टारगेटिंग की, जबरदस्त हुआ। काइनेटिक ऑपरेशन से बहुत सारे जो दहशतगर्दी के वाकयात थे उस पर कंट्रोल हुआ, लेकिन हमने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी क्या है, हमने इंटरनेशनल पावर्स को, अब ये पावर क्या पाकिस्तान का नैरेटिव वो तमाम पावर्स मानती हैं, रशिया मानता है, चाइना मानता है, बरतानिया मान गया है, अमेरिका मानता है कि इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है और जो नेबर्स हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके खिलाफ, चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। तो आपको एक रीजनल सोल्यूशन की तरफ जाना होगा।